नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हम जैसा कि आपके सामने संस्कृत लेके आए थे, 2 क्लासेस जो हमारी हुई है वह हुई है आपकी माहेश्वर सूत्रों की, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आपका रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, सब में से प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें एक तरीके से, तो सामान्य संस्कृत की अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो हिसाब से सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्लासें लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो प्रकरण है वह है संज्ञा प्रकरण, है ना। तो संज्ञा प्रकरण जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, तो हमको जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आपकी सवर्ण संज्ञा, है ना। तो सवर्ण संज्ञा के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो देखेंगे इसका जो सूत्र है वो क्या कहता है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, है ना। क्या कह रहा है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये आपको याद रखना है ये सूत्र भी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, तो ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, है ना, कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको लगाना होगा तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। अब इसका हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए, यहां से निकालेंगे तुल्याश, है ना, तो तुला आदि क्या हो जाएगा, तुला आदि, है ना। तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम, तुला आदि उच्चारण स्थान तथा प्रयत्नम, है ना। प्रयत्न यानी कि जो आपके आभ्यंतर प्रयत्न है। प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। यत्न बोलते हैं हम उनको, प्रयत्न भी बोलते हैं ना। तो यत्न कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो है आपके बाह्य प्रयत्न और एक है आपके आभ्यंतर प्रयत्न। तो इसमें जो आपका प्रयत्न आएगा, है ना, इस सूत्र में जो सवर्ण सूत्र की बात हम कर रहे हैं, सवर्ण संज्ञा सूत्र की जब हम बात करते हैं, तो प्रयत्न का मतलब होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर यत्न, है ना। क्या हो, तुला आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। देखो, सीधी बात है ना, जिस वर्ण की सवर्ण संज्ञा तुला आदि उच्चारण स्थान तथा जिनके आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, समान हो, उस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। ये सूत्र आपका ये कह रहा है ना। अब यहाँ पर आप कहेंगे आश्य का मतलब क्या निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर तुल आदि, है ना, तुल्यास जो आपका है वहां पर जो ये आश्य है, इसका मतलब यही है ना, तुला है ना, कंठ है ना, ये आदि जो आपके उच्चारण स्थान है ना, सारे, है ना, तालु मूर्धा है ना, ये सारे जो आपके क्या है उच्चारण स्थान है, उनके बारे में ये बताया गया है आश्य का मतलब, ठीक है। आश्य का मतलब यहाँ पर ये है। और आपका इसको देखें, अगर प्रयत्न का मतलब क्या है, तो आपके जो दोनों ही प्रयत्न है, एक तो है आपका आभ्यंतर प्रयत्न, है ना, आभ्यंतर यत्न, और दूसरा क्या है आपका बाह्य यत्न। ये दोनों यत्न है। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का इसको माना जाता है, ठीक है ना। एक स्पृष्ट है, एक ईशत स्पृष्ट है, एक विवृत है ना, एक ईशत विवृत है, और एक है आपका संवृत। तो ये जो 5 प्रकार है ये आभ्यंतर प्रयत्न के माने जाते हैं। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम। जब हम इसका क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो तुला आदि उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न यानी अभ्यंतर यत्न जिसके समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है।
ठीक है ना। तो जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि ऐसे कौन कौन से वर्ण आते हैं, हमने आपको पहले भी देखिए हमने बात कर ली है ना, उच्चारण स्थानों की हमने बात कर ली है। जैसे देखिए आपका एक आता है आपका ई और एक आता है आपका ई, ठीक है। दोनों की ही क्या होगी, आपस में क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। अब इनकी कैसे होगी, है ना, आपस में इनकी सवर्ण संज्ञा होगी, कैसे होगी, देखिए यहां पर हमने कहा है एक तो होना चाहिए उच्चारण स्थान, ठीक है। तो ईचु यशा नाम तुला, है ना, आपको पता है ना। तो तुला जो है आपका वह क्या है, दोनों का ही उच्चारण स्थान है, ई और ई दोनों का उच्चारण स्थान क्या है आपका, तुला, हो गया। दूसरा क्या था, यत्न, वो कौन सा, अभ्यंतर यत्न, है ना। तुल्याच प्रत्यनम सवर्णम, तो यत्नों की अगर हम बात करेंगे तो अभ्यंतर प्रत्यय होगा, और अभ्यंतर प्रत्यय में भी जो आपका ई है वह कैसा होगा, विवृत, और ई है वह भी क्या होगा, विवृत होगा। इसका मतलब ये तो हो गया आपका उच्चारण स्थान, ठीक है, और ये हो गया आपका अभ्यंतर प्रत्यय। अब बताइए दोनों हो गए सवर्ण, है ना, हो गए ना, क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है ना, सूत्र ही कह रहा है कि तुल्याच प्रत्यनम सवर्णम, यानी कि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय जिनके समान होंगे उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। इसी तरीके से आप देख लीजिए उ और उ को देख लीजिए, है ना, ठीक है, पू पद्मानी ओष्ठौ, है ना। तो इसका मतलब दोनों ही जो उ है आपका, है ना, एक है ह्रस्व और एक है दीर्घ, दोनों का ही जो है उच्चारण स्थान होगा वह क्या होगा, ओष्ठ होगा। ये आपका क्या है, उच्चारण स्थान, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहें कि इसका जो है यानी उ और उ का जो है आपको क्या बताना है, प्रयत्न बताना है, वो भी अभ्यंतर प्रयत्न, तो वह भी कैसा होगा, विवृत। दोनों के ही अभ्यंतर प्रयत्न क्या होंगे, विवृत होंगे, अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। आ गई बात समझ में कि सवर्ण संज्ञा किसकी होगी, जिसके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय समान होंगे उसकी सवर्ण संज्ञा होगी, यानी कि ई और ई दोनों क्या है, सवर्ण संज्ञक हैं, ठीक है। उ और उ दोनों क्या है, सवर्ण संज्ञक हैं, ठीक है, सवर्ण संज्ञक माने जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख लीजिए अ और आ, है ना, इसका आप खुद निकाल कर देखिएगा, अ और आ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, लेकिन आपके पास एक सूत्र है ना जलो, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, ना जलो, ये क्या है आपका, एक सूत्र है, ठीक है ना। ये जो सूत्र है ये कहता है ना, ये क्या कहता है, ना जलो, है ना, ये कहता है कि स्वर व स्वर व व्यंजन की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, याद रखना है। ये सूत्र क्या कह रहा है आपका, सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, चाहे उनका उच्चारण स्थान, है ना, चाहे उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न या यत्न भी हम इसको लिख सकते हैं, यत्न समान हो, समान हो, ठीक है ना, समझे इसमें आप कुछ, है ना जलो ये एक सूत्र है, इसके अनुसार, है ना, ये सूत्र क्या कहता है कि स्वर और व्यंजन की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब जितने भी स्वर हैं उनकी ही आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, लेकिन कुछ स्वर ऐसे भी हैं जिनकी नहीं होगी, हम आगे बात करते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये एक दूसरा सूत्र कहता है
ना जलऊ, यानी कि स्वर और व्यंजन की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, चाहे उनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान हो। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ से। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे अगर हम देखते हैं तो आपका एक स्वर है आपके ए और आई। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक हो गया आपका ओ और औ, है ना। अब देखते हैं, देखिए इनके और इनके उच्चारण स्थान क्या है। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, है ना। ऐ दई तो कंठ तालु, ओ औ कंठ औष्ठव, है ना, ऐसा होगा। पढ़ा दिया है मैंने आपको ये कंठ तालु। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों का उच्चारण स्थान जो है वह कैसा है, समान है। ठीक है, ये हो गया उच्चारण स्थान। अब देखिए जब इनके अभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं तो इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वह होगा विवृत। क्या होगा, विवृत। ये क्या है आपका अभ्यंतर प्रयत्न, है ना, प्रयत्न, ये आपका अभ्यंतर प्रयत्न। अब देखो दोनों ही कंठ और तालु दोनों के समान है, और विवृत और विवृत यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न और कंठ अभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण स्थान दोनों समान होते हुए भी ये सवर्ण संज्ञक नहीं है, सवर्ण संज्ञक नहीं है। याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपकी ओ और औ को देखें, है ना, तो इनको अगर आप देखोगे ओ और औ, है ना, ये क्या है दोनों, ये दोनों ही, है ना, ओ और औ भी क्या है, दोनों कैसे होंगे, है ना, कंठ औष्ठव, है ना, दोनों क्या है, कंठ औष्ठव। कंठ औष्ठव, है ना, दोनों ही क्या है, कंठ और औष्ठ से इनका उच्चारण किया जाता है। आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कंठ औष्ठ इसका क्या है, उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान। अब इनका जो होगा आपका अभ्यंतर प्रयत्न की अगर हम बात करें तो ये अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएंगे, अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएंगे, इनके अभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी क्या हो जाएगा, ये सवर्ण संज्ञक नहीं माने जाएंगे, सवर्ण संज्ञक नहीं माने जाएंगे। अब इन दोनों का कारण क्या है ना, इन दोनों का कारण क्या है। देखिए हमने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, है ना, अ इ उ न ऋ लि क ए औ ग ऐ औ च, है ना, ए औ ओ औंग आई औ च, ये क्या है, इनके माहेश्वर सूत्र हैं। अगर हम इन दोनों को, है ना, सवर्ण संज्ञक मान लेते हैं तो इनकी जो है ना, ये जो आई औ च ये वाला जो है ना, ये सूत्र का क्या हो जाएगा, इसका जो है कहते हैं इसका जो है ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा ना, ये सूत्र हमने व्यर्थ में ही रच डाला ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम माहेश्वर सूत्र को नहीं जो है हटा सकते हैं, बहुत काम में आने वाला सूत्र है, और इसके अनुसार जो है ये पूरा का पूरा आपका संज्ञा प्रकरण बना हुआ है ना, यानी कि आपकी संधि जब हम पढ़ेंगे तो आपके पूरे माहेश्वर सूत्र अभी भी यहाँ पर देख लो आप बहुत कम है ना। तो इनका ग्रहण, है ना, इनका जो हम ग्रहण करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए ये सवर्ण संज्ञक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए आपका जो है एक री और ली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, री और ली की बात करते हैं, है ना। री टू रसाणा मूर्धा, है ना, याद करना है ना आप लोगों को। मूर्धा, मूर्धा क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान है। और री टू रसाणा दंत, है ना, तो दंत इसका क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है,
ये क्या है, दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है ना। और इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वह क्या होगा, आपका विवृत। अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो रहा है, विवृत हो रहा है। अभ्यंतर प्रयत्न इधर भी लिख दीजिए आप, अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जब, है ना, क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों जब क्या है, इनके जो है उच्चारण स्थान एक नहीं है ना, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न एक है। लेकिन यहाँ पर जब हम वो सूत्र पढ़ते हैं, सवर्ण संज्ञक का सूत्र पढ़ेंगे, सवर्ण संज्ञा विधायक का जब हम सूत्र देखते हैं तो क्या था, तुल्याच प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब तुला आदि उच्चारण स्थान, ठीक है। और जो आपके अभ्यंतर प्रयत्न है, प्रयत्न में भी कौन सा, जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जो है सवर्ण संज्ञक होते हैं, ठीक है ना, तभी क्या होंगे, सवर्ण संज्ञक होते हैं। लेकिन ये यहाँ पर, आ रही बात समझ में, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, सवर्ण संज्ञक है। सवर्ण संज्ञक वर्ण कहे जाएंगे री और ली, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा और ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका री और ली है ना, वह जो सवर्ण संज्ञक हुआ है वह किसकी वजह से हुआ है, वह है आपका ये वार्तिक, ठीक है। एक वार्तिक है, वार्तिककार कौन है, कात्यायन है ना। तो जो वार्तिक है उसमें लिखा गया है री ली वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम। री और ली को, है ना, सावर्ण्य वाच्य माना जाता है, ठीक है। ये कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, आपको ध्यान में रखना है। किसको, री और ली को, दोनों को हम क्या करेंगे, सवर्ण, है ना, सवर्ण संज्ञक मानेंगे। इसीलिए जो है इनके भेद कितने होंगे, 30-30 इनके भेद माने जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूं अभी, है ना, बताती हूं अभी। आ गई ये बात समझ में। री और ली को क्या माना जाएगा, सवर्ण माना जाएगा वार्तिक के अनुसार। कौन सा वार्तिक है आपके पास, री ली वर्णयोः मितः सावर्ण्यम वाच्यम के अनुसार री और ली को कात्यायन ने अपने वार्तिक में सवर्ण संज्ञक माना है। यहां पर लिख लीजिए सवर्ण संज्ञक, सवर्ण संज्ञक माना है। और इसके अनुसार जो है इसके कितने भेद माने गए हैं, 30 और 30 भेद माने गए हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ भेद की अगर हम बात कर ले, है ना, कुछ हम भेद की बात कर लेते हैं। और वो है आपके, देखिए जो हमने स्वरों को बांटा था, है ना, हमने स्वरों को किसमें बांटा था, है ना, एक तो आपका था ह्रस्व, एक था आपका दीर्घ और एक था आपका प्लुत, ठीक है ना। जितने भी स्वर हैं आपके उनके कितने, 3 भेद माने गए हैं, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये माने गए हैं। इसके बाद देखिए, है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप देखिए अ ई उ, है ना, और री जो आपका है ना, अ ई उ, इन तीनों के जो है कितने हो जाएंगे आपके, टोटल कितने भेद हो जाएंगे इनके, 18 भेद माने गए हैं। क्यों माने गए हैं, क्योंकि ये तीनों यही होंगे, ठीक। इसके अलावा देखिए उदात्त अनुदात्त स्वरित ये भी होते हैं, है ना। अगर हम ह्रस्व को देखें तो उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ भी उदात्त अनुदात्त स्वरित और प्लुत भी उदात्त अनुदात्त स्वरित भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जब देखते हैं कि अ ई उ के कितने भेद माने गए हैं, टोटल 18 भेद माने गए हैं। ध्यान रखना है क्योंकि अ ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, तीनों ही होते हैं। इसके अलावा अनुनासिक भी होता है और नासिक भी होता है, ठीक है, याद रखना है। फिर अननुनासिक और अनुनासिक, इस प्रकार से अगर हम इन सबके भेद करते हुए चले जाएंगे तो टोटल कितने, 18 भेद माने गए हैं, ठीक है।
18 भेद माने गए हैं। अगर भेदों का चार्ट चाहिए तो मैं आपको कल अवेलेबल करवा देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके 18 भेद इसके। अब जो इसके बाद जो आपका री है ना, इसको देखते हैं री को, है ना। तो री के भी क्या माने गए हैं, 18 भेद माने गए हैं। ठीक, लेकिन जब हम इसकी सवर्ण संज्ञा कर देते हैं तब इसके पूरे 30 भेद माने गए हैं। सवर्ण संज्ञक जब इस वर्ण को हम मान लेते हैं तब इसके टोटल कितने भेद माने गए हैं, 30 भेद माने गए हैं। एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें री की बात करें हम यहाँ पर, है ना, जब हम किसकी बात करेंगे, री की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितने भेद रहेंगे, केवल 12 भेद ही रहेंगे, क्योंकि री जो है आपका ऋस्व हो सकता है ना। री क्या हो सकता है, ऋस्व हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर री जो है दीर्घ नहीं होता है, केवल हम इसको ऋस्व या प्लुत भी इसको कभी कभी माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, इसको कभी कभी प्लुत भी माना जा सकता है, लेकिन जो है ये दीर्घ में री नहीं होता है। ठीक है, लेकिन री जो होता है वह दीर्घ भी होता है, इसलिए जो है दीर्घ के भी अगर 6 भेद मिला लिए जाते हैं तो री के तो हो जाते हैं 18 भेद और री के बन जाते हैं 12 भेद। लेकिन जब इनको सवर्ण संज्ञक मान लिया जाता है ना, रीली सावर्णियो मिथः, वो वाला जो वच्चम है अर्थ उसका जो देखेंगे हम, तो सवर्ण संज्ञक जब ये हो जाते हैं तो इसके भी 30 भेद माने, दोनों के 30 भेद माने जाते हैं। इसके अलावा हमने, है ना, इसकी तो बात कर ली, अ ई उ री ली, यानी कि हमने मूल जो स्वर है ना, जो ऋस्व स्वर है उनको, उनकी बात कर ली। अब आप संयुक्त स्वरों की अगर बात करते हैं, ए ओ आई औ, इसकी जब हम बात करते हैं तो ऋस्व के अभाव में, है ना, इनके कितने भेद होंगे, केवल 12 भेद होंगे। एग्जाम में आएगा, याद रखना है, अ के कितने भेद हैं, है ना, अकति भेदाः संति, तो आपको लिखना है 18, याद रखना है ना। अगर ए का आता है, ओ का आता है, आई का और औ का आता है तो 12 भेद इसके माने गए हैं। री और ली का अगर सवर्ण संज्ञक में मानेंगे तो 30 भेद होते हैं, और अगर इनके साधारण रूप से अगर री का पूछे, है ना, कि कितने भेद हैं तो 18 भेद हैं, और री के दीर्घ के अभाव में 12 भेद माने जाते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक हम आ गए हैं, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। क्या समझना था हमको, है ना, क्या समझना था, हमने जो इत संज्ञक विधायक जो सबसे पहले माना है ना, सबसे पहला जो सूत्र हमने लिया है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी कि किसकी सवर्ण संज्ञा होती है ना। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, कौन से सूत्र से होती है ना, याद रखना है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण से होती है। लेकिन एक री और ली का जब हम अभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं तो क्या है, उच्चारण स्थान दोनों के अलग है, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न एक होने के बावजूद भी, है ना, क्या होगा, एक वार्तिक है आपका, रीली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वच्चम। ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक के अनुसार री और ली को भी क्या माना जाएगा, सवर्ण संज्ञक माना जाएगा, और उनको 30 भेदों में गिना जाता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, है ना, फिर इसके बाद हम देखें तो ये जो आपका सूत्र बताया था मैंने, ना जलो सूत्र के अनुसार क्या था, स्वर और व्यंजन की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, चाहे उनके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो। ठीक है, फिर हम देखेंगे, है ना, अब हम चलते हैं हमारा, देखिए हमने पहला जो आपका लिया था, पहला जो हमने आपका सूत्र लिया था सवर्ण संज्ञा, है ना, क्योंकि संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने सवर्ण संज्ञा पढ़ लिया, किसकी होती है और किसकी नहीं होती है ना, उसके अंतर्गत कौन सा वार्तिक आ रहा है, इसको हमने सब पढ़ लिया। अब देखते हैं हम आपका इत संज्ञा जो है होती, इत संज्ञा जो सूत्र है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो देखिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर हम देखें, किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इत संज्ञा के कितने सूत्र माने गए हैं? इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने माने गए हैं? आपको 6 लिखना है ना? कितने सूत्र हैं टोटल? 6 है। सबसे पहला जो आपका सूत्र आता है, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, सबसे पहले तो है, इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? उपदेशे, है ना, उपदेशे अज, है ना, ऐसे तोड़ेंगे इसको। उपदेशे अच, है ना, अनुनासिक की क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। ठीक है ना, यानी कि उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक अच है, अच का मतलब क्या है? यहाँ पर स्वर, स्वर ही है ना। अच विधायक सूत्र कितने हैं माहेश्वर? 4 हैं, याद रखना है आप लोगों को, है ना। तो अच जो है वो क्या है? स्वर है। यानी उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक स्वर है उनकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। अब उपदेश क्या है? पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, है ना। तो अध्युच्चारणम अच, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ कि पाणिनि आदि, है ना, पाणिनि आदि के द्वारा जो उच्चारित किए गए हैं, है ना, क्या क्या किए गए हैं? धातु है ना, सूत्र है, प्रत्यय है, आदेश है, आगम है ना, ये जो उच्चारित किए गए हैं, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। पाणिनि आदि में कौन आ जाएगा? पाणिनि आ जाएंगे, कात्यायन आ जाएंगे, है ना, और आपके तीसरे कौन से हैं? है ना, पतंजलि आ जाएंगे। महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि, है ना। तो वो तीनों, इन तीनों के द्वारा, है ना, जो धातु, जो प्रत्यय, जो आगम, जो उपदेश, है ना, जो सूत्र जो कहे गए हैं, उच्चारित किए गए हैं, वे सारे उपदेश हैं। और वो उपदेश की अवस्था में क्या हो जाते हैं? गिने जाते हैं। अध्युच्चारणम उपदेशम, अध्युच्चारणम उपदेशम, ये आपका होगा। ठीक है, पता चल गया। उपदेशे अज अनुनासिक इत, यानी उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक अच है वह क्या हो जाएगा? है ना, इत संज्ञक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण बता देती हूं मैं आपको, है ना। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण है, सिंपल उदाहरण जो है आपका वह होगा जैसे रामधन सु, है ना, रामधन सु, ये जो आपका उदाहरण है ना, इसमें जब हम इस ऊ की इत संज्ञा करते हैं तो ये ऊ इस प्रकार का है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण माना जाएगा। ये जो आपका ऊ है वह क्या है? अनुनासिक वर्ण माना जाएगा। और इस ऊ की जब हम इत संज्ञा करेंगे तब हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? उपदेशे अजनुनासिक इत, यानी कि उपदेश की अवस्था में जिस अनुनासिक अच की इत संज्ञा हुई है, यहाँ पर ये उपदेश की अवस्था है। ये ध्यान रखना, ये सु जो है आपकी उपदेश की अवस्था के अंतर्गत आएगा। और इसका जो ऊ है, इसकी अगर हम इत संज्ञा करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? किस सूत्र से करेंगे? उपदेशे अजनुनासिक इत से करेंगे।
ठीक है, चले, समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो आपका सूत्र होगा वो क्या होगा? दूसरा सूत्र आपका हलंत्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हलंत्यम जो सूत्र है ना, अब देखो यहां पर भी है ना, हल अंत्यम, इसको आप तोड़ोगे, हल अंत्यम, ये बने। हल यानी क्या है? आपके व्यंजन, याद रखना है। ठीक है, हल क्या है? आपके व्यंजन है। अब यहां पर भी क्या कह रहा है कि उपदेश की अवस्था में, उपदेश की अवस्था में विद्यमान, उपदेश की अवस्था में विद्यमान हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। ठीक है, हल धन अंतिम, है ना, उपदेश की अवस्था में, है ना, क्या होगा? अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होगी। ठीक, जैसे देख लेते हैं, है ना, उदाहरण देख लेते हैं एक आध। देखिए उदाहरण है, उपदेश की अवस्था वाले हमको उदाहरण लेने होंगे। यानी कि आप देखिए, ये है आपका एक शब्द, ठीक है ना, ये क्या है? एक प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय होंगे, जो आदेश होंगे, जो आगम होंगे, है ना, बात समझ में आ रही है? जो सूत्र होंगे, है ना, उनकी जब आप जब हल की इत संज्ञा करेंगे, है ना, हल की इत संज्ञा करेंगे, यानी अंतिम हल की, है ना, अंत्यम। वापस चलकर देख लेते हैं हम एक बार, है ना, अंत्यम, इसकी जब हम बात करते हैं तो व्यंजन कौन सा होना चाहिए? अंतिम। अंत्यम का क्या मतलब है? अंतिम व्यंजन की, है ना, यहाँ पर विद्यमान अंतिम हल की, हल वर्ण की, है ना, ऐसा लिख लीजिए, वापस लिख लीजिए, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है ना। तो जब हम उदाहरण देख रहे हैं तो उदाहरण भी ये हो गया, है ना। अब उदाहरण में देखिए, ये शब्द क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, शब्द क्या है आपका? प्रत्यय है। और इस प्रत्यय का जो ये अंतिम हल है यानी प है, इसकी जब हम इत संज्ञा करेंगे, है ना, इस हल की इत संज्ञा जब हम करेंगे, इत संज्ञा, इत संज्ञा जब करेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? हलंत्यम। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे और इस शप के प की, ना, इस शप के प की आप क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना कुछ? देखिए एक होता है, उदाहरण देख लीजिए, एक और, एक होता है आपका नुम। ये क्या है? एक प्रकार का नुम क्या है? आगम है ना। ठीक है, नुम क्या है आपका? एक आगम है, आगम है ना। और कहां पर लगता है ये आगम? है ना, आगम जिसको हम आगम वर्ण कहते हैं, वहां पर होगा ये। तो ये जो आगम है ना, ये भी क्या है? इसमें भी जब आप इस म की, यानी कि जो ये म क्या है? हलंत, हलंत म है, और क्या है? अंतिम है, और क्या है? व्यंजन है ना। तो इस म की इत संज्ञा करने के लिए, इत संज्ञा करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? हलंत्यम सूत्र का आप क्या करोगे? प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चले, समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं यहीं पर नेक्स्ट चलने के लिए एक आपका जो है सूत्र है, न विभक्तो, न विभक्तौ
न विभक्तौ तुस्माः, न विभक्तौ तुस्माः। ये क्या है? एक सूत्र है। इसके अनुसार, है ना, इस सूत्र के अनुसार, है ना, जो आपका तू यानी कि, है ना, तू यानी कि क्या हो गया आपका पूरा तवर्ग, तवर्ग आएगा ना यहाँ पे आपका तवर्ग। तवर्ग का मतलब त, थ तथा द, ध, न, तीनों आ गए, है ना, तथा द पूरा वर्ग आएगा। तुस्मा, है ना। अब ये देखिए न विभक्तो तुस्मा, हाँ यहाँ पर देख रहे हैं हम, एक हो गया आपका सकार यानी कि स, और एक हो गया आपका मकार यानी कि म। ये तीनों जब अंतिम, है ना, है ना, अंतिम हल के रूप में आपके सामने आएंगे, तब इनकी चाहे वो उपदेश के अवस्था में हो, है ना, इनकी जो है इत संज्ञा नहीं होगी। उपदेश की अवस्था में होने पर भी इत संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहा है? न विभक्तो, लेकिन, है ना, तवर्ग की कब नहीं होगी ना? जब ये विभक्ति में, है ना, जब ये विभक्ति में क्या होंगे? स्थित होंगे या प्रयुक्त होंगे। विभक्ति में स्थित होने पर तवर्ग की, सकार की, मकार की, चाहे वह उपदेश के अवस्था में हो, इत संज्ञा नहीं होगी। साथ के साथ ये भी याद रखना, जरूर नहीं कि हर हल वर्ण जो अंतिम है उसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है ना। जैसे सुप आदि जो प्रत्यय हैं, सुप आदि जो प्रत्यय हैं, सुप और तिल ना, सुप और तिल जो आदि प्रत्यय हैं, उनके अंतर्गत, है ना, जो भी क्या होगा? अंतिम तवर्ग, सवर्ग, सकार और मकार होगा, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। ये याद रखना है। विभक्ति में स्थित तवर्ग की, सकार की, मकार की, चाहे वो उपदेश के अवस्था में हो, तो भी उनकी इत संज्ञा नहीं होगी, है ना। जैसे सुप और तिंग, है ना, विभक्ति का निर्माण करते हैं ना हम इनसे, है ना, ये याद रखना है। विभक्ति के प्रत्यय ये याद रखना है आपको, फिर बताते हैं आगे, उदाहरण बताती हूँ, है ना। तो इनकी जो है क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, याद रखना है, लिख लीजिए, आप साथ का साथ लिखते रहे, है ना। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे आता है आपका, जैसे राम धन जस, है ना, तो जस पढ़ते ना हम, ठीक, ये सुप प्रत्यय है एक, है ना, सु जस पढ़ते हैं हम, ये क्या है? सुप प्रत्यय है। अब जो ये यहाँ पर जो आपका, है ना, क्या बचा है? स बचा है ना। ये जो आपका स है, इसकी इत संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी, ये याद रखना है, इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। इसी तरीके से तिंग की बात करते हैं, तिंग प्रत्ययों की, जैसे पठ, धन, तस, ठीक। इसकी अगर हम बात करें, है ना, तिंग की अगर हम बात करें, तो आपका जो ये स है, इसकी भी इत संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी। किस सूत्र से? किस सूत्र से? अभी बताया है जस्ट, न विभक्तो तुस्मा, न विभक्तो तुस्मा, है ना। यानी कि क्या कह रहे हैं ये? यानी कि
ये क्या कह रहे हैं? ये सूत्र कहता है कि विभक्ति में होने पर भी, विभक्ति स्थिति में होने पर भी तू की, है ना, विभक्ति में स्थित तू की यानी कि तवर्ग की, सकार की और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपके सामने ये है ना। ये क्या है? जस सु औ जस सु प्रत्यय है ना, विभक्ति में स्थित है। और ये क्या है? तिंग प्रत्यय है। ठीक है, याद रखना है ये भी। इनकी क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। चले नेक्स्ट, चलते हैं। चलिए नेक्स्ट होगा आपका तीसरा जो सूत्र है आपका, तीसरा इत संज्ञक विधायक सूत्र है आपका आदिर ये टू ड वह, है ना। आदिर, आदि ही टू ड वह, आदि ही टू ड। ठीक है, ये जो है इनकी इत संज्ञा होगी। कब होगी? जब आदि में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, कहां पर? धातु के, धातु के आदि। आदि का मतलब क्या होता है? पहले यानी प्रारंभ में। ठीक है, धातु के प्रारंभ में विद्यमान, विद्यमान कौन कौन से वर्ण? ई टू ड, है ना, ई टू ड की इत संज्ञा होगी। ये टू ड की, है ना, क्या होगी? इत संज्ञा होगी। जैसे पहले तो इसका अर्थ देख लिया हमने। ठीक है ना, इस सूत्र का अर्थ क्या होगा? आदिर ये टू ड वह, यानी कि आदि में, है ना, किसके आदि में? धातु के आदि में यानी प्रारंभ में विद्यमान ये टू ड की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये भी, शायद दोनों ही छोटे आएगी, ये भी, है ना। ये जो आपका क्या है? एक धातु है ना। ये भी जो आपका क्या है? धातु है। तो धातु के प्रारंभ में, है ना, क्या कह रहे हैं? धातु के आदि में, है ना, स्थित ये, यही तो है हमारे पास यहाँ पर, है ना, ये है ना, ये वाला। तो इसकी क्या हो जाएगी? ये की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? सूत्र क्या है आपका? आदर ये टू ड वह से होगी। ठीक है, तो इसकी हम क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे और क्या बच जाएगा? भी बच जाएगा। ठीक है, ये की हम क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे। किस सूत्र से? आपके आदर ये टू ड वह से ये की इत संज्ञा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक उदाहरण है टू नदी, है ना, ये दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब धातु के आदि में, ये भी क्या है? धातु के आदि में लगेगा ये सूत्र, ये याद रखना है आपको। ठीक है, हलंत्यम तो सब में लगेगा, लेकिन क्या है? न विभक्तो तुस्माह, यहाँ पर आते ही आपको वापस चेंज करना पड़ेगा कि विभक्ति में स्थित तवर्ग स और म की संज्ञा नहीं होगी। लेकिन ये जो आपका तीसरा नंबर का सूत्र है आदर ये टू ड वह, ये कह रहा है ये धातु के संदर्भ में लगेगा। और टू नदी, है ना, जो एक धातु है उसका जो ये आपका यहाँ पर क्या है? टू की जब हम इत संज्ञा करेंगे ना, धातु के आदि में स्थित ये जो टू है ना, कि इत संज्ञा सूत्र आदरी टू ड वह से होगी या करेंगे।
ठीक है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? एक उदाहरण और देख लेते हैं, बड़ा फेमस उदाहरण है ये तो, डुक्रिय, है ना, ये आपका बहुत फेमस उदाहरण है। ठीक है, क्री, ये ऐसा आएगा। ठीक है, डुक्रिय ऐसा आएगा। अब यहां पर है ना, धातु के आदि में स्थित डू की इत संज्ञा किस सूत्र से हो रही है? सूत्र आदर्यी टुडवा से होगी। ठीक है, क्या बचा? क्रिया बचा। अब आप देखेंगे यहां पर ये जो आपका ये है, इसकी भी इत संज्ञा होगी। किससे होगी? जो हमने पहले पढ़ा है, हलन्त्यम सूत्र से। ठीक है, इसका ये एक उदाहरण, हलन्त्यम सूत्र का उदाहरण भी है, ये ध्यान रखना, डुक्रिय। ठीक है, ये से क्या हो जाएगा? हलन्त्यम सूत्र से। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा सूत्र है आपका? आदर्यी टुडवः। तो ये जो आपके तीनों ही उदाहरण है, तीनों ही दे दिए हैं आपके, है ना, टू का भी हो गया, ड का भी हो गया और ई का भी हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो, अब जो आपका है ना, अब जो आपका ये 4 नंबर का सूत्र है, इसकी हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे ना। और किसका सूत्र है? इत संज्ञा विधायक। ठीक है, इत संज्ञा के सूत्र पढ़ रहे हैं हम, है ना, चौथे नंबर पे आएंगे। सह प्रत्ययश, यानी कि ये प्रत्यय का सूत्र है ना। ये प्रत्यय में जो सह है ना, प्रत्यय के आदि में जो सह है उसकी क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा। प्रत्यय के, अभी हमने आदर्य टुडवा तो धातु में पढ़ा था, अब श प्रत्यय दिख रहा है ना सामने, यानी कि प्रत्यय के आदि यानी प्रारंभ में स्थित या विद्यमान श की इत संज्ञा होगी। ठीक है, किसकी होगी इत संज्ञा? ना, प्रत्यय के आदि में यानी कि प्रारंभ में जो स्थित है या विद्यमान श है कि इत संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे आपका शवुन है ना, ये क्या है? एक प्रत्यय है, प्रत्यय है। और प्रत्यय के आदि में जो आपका ये श है, इस शकार की है ना हम इत संज्ञा करेंगे। इत संज्ञा है ना, किससे करेंगे? इत संज्ञा सूत्र किससे करोगे? शः प्रत्ययश से होगी। ठीक है, किससे होगी? स प्रत्यय से, किसकी? शकार की। क्लियर हो गया? हो गया ना आपका क्लियर? बताते जाना है ना साथ का साथ, है ना, ऑफलाइन में बैठे हो तुम तो बता ही सकते हो। ठीक, फिर देखिए एक है आपका स्वप, है ना, क्या है आपका? स्वप, है ना। ये जो है ये भी क्या है? आपका प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। और इस श की भी हम क्या करेंगे? इत संज्ञा, इत संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से करेंगे? यही सूत्र बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये भी ध्यान रखना है
कि श प्रत्यय से किसकी इत संज्ञा होती है? प्रत्यय की, धातु की, है ना। याद रखना है आपको। आदर्य टुडवः, आदर्य आदि में यानी धातु के आदि में, ये भी ध्यान रखना है कि आदर्य टुडवः से धातु के आदि में जो वर्ण लिखे हुए हैं टुडवः, ये है ना, इनकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। और श प्रत्यय से प्रत्यय की इत संज्ञा होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलो, ये तो छोटा सा है, एक सूत्र है बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, है ना, चूटू। ठीक है, अब जो ये आपका चूटू सूत्र है वह किस प्रकार का है? यहाँ पर देखिए, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो प्रत्यय के आदि में, ये भी आदि में, आदि यानी प्रारंभ में, है ना। आदि यानी क्या है? प्रारंभ में विद्यमान चूटू। क्या कह रहा है? चूटू यानी कि चवर्ग, चवर्ग, चवर्ग पूरा, च छ ज ज ञ। ठीक है, चवर्ग तथा टवर्ग, तथा टवर्ग, ट ठ ड ढ न। ठीक है, चवर्ग में क्या क्या आएगा? च छ ज ज य। और टवर्ग में क्या आएगा? ट ठ ड ण। ठीक है, तो की क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा, इत संज्ञा होगी। कौन करेगा? चूटू सूत्र, है ना। कौन करेगा? आपका चूटू सूत्र आपका करेगा। ठीक है, जैसे आपका ये प्रत्यय में लगेगा ना, ये ध्यान रखना है, ये सूत्र प्रत्यय में लगेगा। अब आपका है जस प्रत्यय, है ना। जस प्रत्यय में ये जो आदि का जो ज है ना, आदि यानी प्रारंभ में लिखा है ना, आदि में या प्रारंभ में, जो आपका ज किस में आ रहा है? टवर्ग में आ रहा है। ये देखो, ज किस में आ रहा है आपका? ये आ रहा है टवर्ग में, सॉरी चवर्ग में। ठीक है, तो जो ये चवर्ग का जो ज है, इसको हम क्या करेंगे? इस ज की इत संज्ञा करेंगे, इत संज्ञा करेंगे। और किससे करेंगे? ये आपका होगा चूटू सूत्र से। बिल्कुल क्लियर हो गया? हो गया ना बेटा? इसी तरीके से आपका बनता है एक उदाहरण और है, ये है आपका टाप। क्या है? ये एक प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। हम जानते हैं प्रत्ययों के बारे में भी। अब इस टा का हमको क्या करना है ना, इस टा का हमको क्या करना है? इत संज्ञा करनी है। इस टा की हमको क्या करनी है? इत संज्ञा करनी है। तो आप सूत्र कौन सा लगाओगे? चूटू सूत्र से, है ना। ट की इत संज्ञा कर देंगे। ठीक है, और प की किससे कर देंगे? किससे करेंगे? हलंत्यम से। वेरी गुड, हलंत्यम से कर देंगे तो आ बच जाएगा, है ना। तो स्त्री प्रत्यय आ बन गया। ठीक, ये इस प्रकार से हम करते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चाप हो गया। अब आपका लास्ट जो है आपका, वो कौन सा आता है? आपका लसक तद्धिते, इत संज्ञा का सूत्र है। किसका है? इत संज्ञक सूत्र पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? इत संज्ञक विधायक सूत्र। पाणिनि के अनुसार कितने हैं? 6 हैं। और ये हमारा लास्ट वाला सूत्र होगा। ठीक है, लसक तद्धिते ना, यानी कि तद्धित प्रत्ययों में, ये भी किसमें आएगा आपका? प्रत्यय विधायक सूत्र है ना। लसिक तद्धित प्रत्ययों के, तद्धित प्रत्ययों के अलावा, याद रखना है, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर, ठीक है, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर किसी भी प्रत्यय, किसी भी प्रत्यय
याद रखना है, किसको छोड़ना है? तद्धित प्रत्यय को छोड़कर किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, है ना, आदि में, यानी प्रारंभ में स्थित लशक्व, यहां से निकालेंगे अब, है ना, ल श, है ना, ये निकालेंगे ल श और क, ल श और क तो आ जाएगा पूरा, यानी कि क वर्ग, क ख ग घ ङ, है ना। क्या हो गया आपका? ल श और क वर्ग की इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होगी, है ना। क्लियर हो गया? लसक त्वदित्य जो सूत्र है वह क्या कहता है? तद्धित यानी तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में या आदि में स्थित अगर ल है, स है और कवर्ग है ना, कवर्ग में कोई सा भी वर्ण हो, क हो, ख हो, ग हो, ग हो, है ना, वर्ण की इत संज्ञा होगी। किस सूत्र से? लसक तद्धिते से। क्लियर हुआ? किस सूत्र से होगी? लसक तद्धिते से होगी। अब हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण है आपका ल्यप्य प्रत्यय, ल्यप्य प्रत्यय, ठीक है। क्या कह रहे हैं? लशक्व तद्धिते, यानी कि ये लप्य प्रत्यय जो है वो आपका तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस ल की इत संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी, होगी। किससे होगी? लसक्व तद्धिते से। नंबर 1 आपका उदाहरण हो गया ये। अभी हमने पढ़ा था शप प्रत्यय, शप प्रत्यय पढ़ा था, है ना, पढ़ा ना, मैंने बताया ना, हलंत्यम प की हलंत्यम हो जाएगी दूसरा प्रत्यय। अब इस स की क्या करनी है हमको? इत संज्ञा। किससे करेंगे? लशक्व तद्धिते से। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है? लशक्व तद्धिते कह रहा है कि ल की, श की और क वर्ग की हम क्या करेंगे? इत संज्ञा करेंगे प्रत्यय में, प्रत्यय के प्रारंभ में होने पर, लेकिन तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर किसी भी प्रत्यय में, ठीक है। तो जो आपका शप प्रत्यय है वह भी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस श की भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी लशक्व तद्धिते से, ठीक है। फिर आता है आपका, एक आता है आपका तुआ प्रत्यय। क्या आता है आपका? तुआ प्रत्यय आता है। अब इसका जो आपका क है, इसकी भी आप क्या कर दोगे? इत संज्ञा करेंगे। किससे करेंगे? लशक्व तद्धिते सूत्र से, तो बच जाएगा त्वा, ठीक है। याद रखना है आपको ये सारी चीजें। ये हो गए हैं आपके इत संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं, ये 6 हमने सूत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है। इन सूत्रों के बाद अगर हम देखें, है ना, इन सूत्रों के बाद अगर आप देखोगे तो आपके बचता है आपका एक वार्तिक है, जो भी क्या करेगा? ईर इत संज्ञा वक्तव्या, है ना, यानी कि ईर की भी, है ना, धातु के अंत में विद्यमान ईर, है ना, की भी इत संज्ञा हो जाएगी। ये किसमें लगेगा? ईर इत संज्ञा वक्त्या। ये क्या है? ये आपका वार्तिक लिखा हुआ है, वार्तिक कर कात्यायन, है ना, ध्यान रखना है। तो धातु के अंत में, ये भी ध्यान रखना है, धातु के अंत में, है ना, धातु के अंत में स्थित ईर की इत संज्ञा होगी। क्लियर? धातु के अंत में स्थित ईर की इत संज्ञा होगी, ठीक है। जैसा आपका एक द्युतीर, है ना, क्या है? एक धातु है,
इसमें जो आपका ये इर है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? आपकी इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से होगी? आपका जो वार्तिक है इर इत संज्ञा वक्तव्या के इर को भी इत संज्ञा कहा गया है ना? किसके द्वारा? वार्तिक में लिखा गया है कात्यायन के द्वारा कि धातु के अंत में स्थित जो इर है उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण है आपका, जैसे च्युतिरः। ठीक है, ये आपका जो एक दूसरा उदाहरण है, इसमें भी ये भी क्या है? एक धातु है और इसमें भी इर की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और इसका इत संज्ञा विधायक जो सूत्र होगा वह भी क्या होगा? आपका वार्तिक होगा। और कौन सा वार्तिक है यहाँ पर? इर इत संज्ञा वक्तव्या। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? ठीक है ना? तो आज की क्लास हमारी इतनी ही चलेगी, है ना? और हमने देखिए आज हमने संज्ञा प्रकरण शुरू किया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों ही संज्ञा प्रकरण है ना, जो दोनों ही संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो पढ़े हैं। सवर्ण वाला है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, ये भी एग्जाम में आता है। और आपके इत संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं, जो 6 सूत्र हैं, और आपका जो वार्तिक है वो भी मैंने पढ़ा दिया है ना? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।